हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका। यूपी पंचायत चुनाव में 27 मार्च तक फाइनल होगी आरक्षण लिस्ट। 2015 के आधार पर होगा रिजर्वेशन। अमेठी पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। अवैध शराब के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। 13 मार्च को शराब पीने के बाद बिगड़ी की तबीयत। लापरवाही पर नवाबगंज थाने के एसएचओ सस्पेंड। अमेठी में खाना खाने से बिगड़ी तबीयत। 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार। सभी पीड़ित अस्पताल में भर्ती। और मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार हुए बरामद। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रुख साफ कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले में योगी सरकार को झटका लगा। कोर्ट ने 2015 को आधार वर्ष मानकर ही आरक्षण की रोटेशन पॉलिसी को लागू करने का निर्देश दिया। वहीं हाईकोर्ट ने 25 मई तक नई व्यवस्था के तहत पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट में माना कि सरकार से आरक्षण रोटेशन में गलती हुई है। सरकार ने माना कि 1995 को आरक्षण रोटेशन को आधार वर्ष मानकर गलती हुई, जिसके बाद नए आरक्षण रोटेशन के लिए सरकार ने समय मांगा, जिस पर हाईकोर्ट ने 15 मई के बजाय 25 मई तक पंचायत चुनाव पूरा कराने का आदेश दिया। इस पूरी प्रक्रिया के लिए कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया। वहीं प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना इलाके में जहरीली शराब से कुल 15 लोग बीमार हो चुके हैं, जिनमें अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि पड़ोसी गांव का एक युवक झोले में सस्ती शराब बेचता है और उसे सस्ती शराब को लोग खरीद कर पीते हैं, जिसके चलते पड़ोसी गांव में भी कुछ दिनों पहले 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आईजी का कहना है कि शराब के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है और आरोपी की तलाश जारी है। हो गया 10 तारीख को पिए। उसके बाद नहीं पिए? तो अभी क्या कैसा महसूस हो रहा है आपको? महसूस कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा आंखों में मलका हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तो कहाँ से पिए थे ये सर? वही शांति नगर चौराहे पर बेचता था। क्या नाम है जिसके यहाँ से पिए थे? बाबूलाल पटेल। प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ में देशी शराब अधिक मात्रा में पीने से अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हुई है। शराब का नमूना मिला है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है और जिन लोगों ने ये पता चला है, मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, मेरे साथ एडिशनल एसपी और भी फोर्सेस थी। ये जो शराब मिली है उसका परीक्षण कराया जा रहा है और ये पता चला कि जिन लोगों ने अधिक मात्रा में परसों और कल शराब पी है, इसमें मरने वालों में 1 तो महिला है और 3 पुरुष हैं और इन लोगों की बॉडी पंचायतनामा और करके पोस्टमार्टम के लिए बांसुरी भेजी गई है। और इस घटना में जो बेचने वाला है वो बाबूलाल पटेल नाम का एक व्यक्ति है जो चोरी छिपे ये देशी शराब बेचता है। वहीं अमेठी की एसओजी टीम और जामो थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रानी गणेश कुमारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पास एक सफेद रंग की लग्जरी कार और एक लीडर वाहन से अवैध देसी शराब के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस को दोनों वाहनों से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद हुई। बताया जा रहा है कि ये शराब जिले के विभिन्न स्थानों पर बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। आपका एक बड़ा गुड़वर्क हुआ है, किस तरीके से पूरा अभियान चला रहे हैं आप? पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए शासन के निर्देशानुसार अवैध मदिरा और अपमिश्रित मदिरा के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कल जामो थाने की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को अच्छी सफलता प्राप्त हुई, जिसके अंतर्गत 18 पेटियां 810 शीशी की शीशियां बरामद हुई हैं। ये लोग अपमिश्रित मदिरा है, ये शायद गैर जनपद से ला करके यहाँ बेची जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, विवेक सिंह, अभिषेक कुमार, सुरेंद्र कुमार राणा और बबलू अग्रहरी। इनके पास से एक ब्रेजा गाड़ी और एक लोडर वाहन भी बरामद हुआ है।
ये अभियान अभी जारी रहेगा और अवैध मदिरा और मिश्रित मदिरा का व्यापार करने वाले किसी भी व्यक्ति को के बारे को बख्शा नहीं जाएगा और कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इनके विरुद्ध हम आगे गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी करेंगे और इस टीम को मैं उत्साहवर्धन के लिए 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार संयुक्त टीम जो है जामो की और एसओजी को दे रहा हूँ। अमेठी जिले में फूड पॉइजनिंग के कारण कई लोग बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि गांव बिराहिमपुर गांव में वैवाहिक कार्यक्रम था, जहां खाना खाने से कई लोग बीमार हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। वहीं खाद्य विभाग की टीम ने पहुंचकर भोजन का सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाया। रात में इनके यहाँ बारात आई हुई थी, कल आई थी और उसके बाद यहाँ खाना वाना बना है। तो रात में खाने के बाद लगभग 40 से 50 लोग बीमार पड़ गए, इसमें फूड पॉइजनिंग के लक्षण हैं इनके अंदर और 2-4 लोग इसमें काफ़ी सीरियस थे। तो हमको पता लगते हम अपनी टीम ले आके हमने इनको जो थोड़ा बहुत इलाज है वो किया, कुछ लोगों को एडमिट करा दिया है तथा फूड जो खाना बचा हुआ था उसकी सैंपलिंग भी करवा दिया है। तो अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया। आगे बढ़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि 2022 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। मायावती कांशीराम की 87वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लखनऊ में मीडिया को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम चुनाव को लेकर अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं, हम किसी से ज्यादा रणनीति का खुलासा नहीं करते। बीएसपी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और अच्छे परिणाम देगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी से गठबंधन करने पर हमेशा दूसरे दलों को लाभ होता है, इसलिए हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। मायावती ने अपने समर्थकों से कहा कि विरोधी दलों के साम दाम दंड और भेद के हथकंडे से सावधान रहें और पार्टी को चुनाव में अच्छी सफलता दिलाकर बीएसपी मूवमेंट को सफल बनाएं। आगे बढ़ेंगे। कांशीराम की 87वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते उन्होंने कहा कि हम चुनाव को लेकर अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं, हम किसी से ज्यादा अपनी रणनीति का खुलासा नहीं कर रहे हैं और 403 विधानसभा सीटों पर पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में इधर आ रहा है, उससे हमें लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर, यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। मान्यवर श्री कांशीराम जी के व्यक्तित्व का सवाल है तो इनके बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने अनेकों दुख तकलीफें उठा के अपनी पूरी जिंदगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अधूरे पड़े कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है और अब उनके देहांत के बाद पूरे देश में एकमात्र बीएसपी पार्टी ही उनके इस अधूरे पड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगी हुई है ताकि इन वर्गों के लोग यह समाज में दूसरे वर्गों की तरह मान सम्मान के साथ अपनी खुशहाल भरी जिंदगी व्यतीत कर सके। आगे बढ़ेंगे। 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ आज और कल देश भर में बैंककर्मी हड़ताल पर रहेंगे। 2 दिन बैंक रहने से बैंकिंग कामकाज प्रभावित रहेगा। हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में पैसा निकालने और जमा करने, चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर असर पड़ेगा। बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया। वहीं भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक समेत कई सरकारी बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को जानकारी दे दी। सोमवार और मंगलवार को हड़ताल के चलते उनके कार्यालय और शाखाओं में कामकाज पर असर पड़ सकता है। सरकारी और ग्रामीण बैंक 2 दिन के हड़ताल पे हैं और इस वक्त हम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद है जहाँ पर जो इंडियन बैंक के जो
कर्मचारी हैं, इलाहाबाद के जो बैंक के कर्मचारी हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाहाबाद बैंक का स्टाफ है और इंडियन बैंक एम्प्लॉयज यूनिट जो लखनऊ की वो यहाँ पर कर रही है। तमाम लोग देख सकते हैं बैंक के जो कर्मचारी हैं उनकी ये मांगे हैं कि जो भी सरकार के नियम है, जो बैंक मर्जर की जो बात कही जा रही है उसके खिलाफ वो यहाँ पर नामजद हुए हैं। पूरे 2 दिन जो है बैंक की हड़ताल चलेगी, काम बंद रहेगा। तमाम सारे जो बैंक के अधिकारी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान
सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बैंकों के निजीकरण के विरोध में रामनगरी अयोध्या में भी बैंकों की हड़ताल शुरू हो गई। बैंक कर्मियों ने बैंक के सामने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बैंक यूनियन के नेताओं ने कहा कि बैंकों का निजीकरण करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, सरकार को यह फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। वहीं बैंक की हड़ताल के चलते अरबों का लेन देन प्रभावित हुआ, इसलिए बैंक कर्मियों की मांग है कि केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण का फैसला वापस ले। तो हम लोगों ने आज रखी है 15 और 16 तारीख को, ये यूएफबीयू के आह्वान पर ऑल इंडिया पूरे देश में रखी गई है। ये सिर्फ बैंकों के निजीकरण के विरोध में है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन स्टेट वाइज भी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कर रहे हैं और ऑल इंडिया लेवल पे इसका धरना प्रदर्शन दिल्ली में भी हो रहा है। और सबको ये आगाह करना चाहते हैं कि निजीकरण कोई सोल्यूशन नहीं है। निजीकरण करके किसी भी तरह का भला नहीं होना है और निजीकरण करने के बाद देश की आम जनता जिन तक बैंकिंग की सेवाओं को पहुंचाने के लिए बैंकों का सरकारीकरण किया गया था, ये उसके विरुद्ध है। और आज के डेट में सरकारी बैंकों का पहुंच, आप अगर डेटा उठा करके देखें तो जितनी भी रूरल शाखाएं हमारे सरकारी बैंकों की हैं, उनकी तुलना में प्राइवेट बैंकों की रूरल शाखाएं नगण्य हैं। लगभग अगर हमारी शाखाएं अगर 50 जा रहे हैं तो उनकी शाखाएं 5 जा रहे हैं। इनके चंगुल से हम लोग किसान को, गरीब जनता को निकाल के लाए थे। ये फिर से स्थिति वही पलट बन रही है कि जब वहां पे उठा करके उनको फिर वहीं वापस कर देंगे। वहीं बैंकों के निजीकरण को लेकर देशव्यापी हड़ताल जारी है। इसी को लेकर वाराणसी में भी बैंक कर्मचारियों ने बैंक के निजीकरण को लेकर बैंकों में ताला लगाकर धरना दिया। इस बीच कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से सरकार मनमानी पर उतर आई है और सरकारी संस्थाओं का जिस तरह से निजीकरण कर रही है, इसको लेकर आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। यह हड़ताल 2 दिनों तक चलेगी। इस हड़ताल से आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मैं सुरेश चंद, चीफ रीजनल सेक्रेटरी अधिकारी संघ वाराणसी। आज किस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन ये हमारी जो हड़ताल हम लोगों ने किया है, ये केवल बैंक के अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आम जनता की लड़ाई है। हम जिस दिन ये प्राइवेट हो जाएगा, हमारे आम जनता का जो धन है बैंकों में वो डूब जाएगा। कारण यह है कि प्राइवेट बैंक का कोई भरोसा नहीं है। अब तक जो है ये उदाहरण है कि हमारे ऑल ग्लोबल और हमारे इंडिया के लगभग 24 बैंक डूब चुके हैं और अमेरिका के 350 बैंक डूब गए। जो प्राइवेट थे वो रातों रात दिवालिया घोषित कर जाते हैं और उसके बाद हमारी जनता का पैसा सब डूब जाएगा। और साथ ही साथ बेरोजगारी की जो स्थिति है, हम तो बेरोजगार होंगे ही होंगे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी बेरोजगार हो जाएंगी, जो कि अभी इतने जो है हिम्मत बांधे हुए हैं कि अभी रोजगार का सृजन होगा और ये सरकार हमारे रोजगार को ही समाप्त कर रही है। मैं दिनेश कुमार सिंह, उप महामंत्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन वाराणसी परिक्षेत्र से। केंद्र सरकार ने जो सरकारी बैंकों के निजीकरण का जो डिसीजन लिया है, उसके विरोध में हम लोग आज सड़क पे हैं और हम लोग उसके विरोध में आज हड़ताल पे हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि जो सरकार बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो निजीकरण कर रही है, उसको उसके विषय में सोचना छोड़ दे और जो भी बैंक यदि घाटे में या कुछ एनपीए की वजह से कुछ दुविधा में है तो उनके साथ उनको इकोनॉमिकल एड देके और उसको, क्योंकि अभी मैक्सिमम जो बैंक है हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक वो लाभ में चल रहे हैं और हमारा जो भी सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो भी ये हैं, हम लोग सरकारी बैंक ही उसको इसमें ले आते हैं। इसलिए सरकारी बैंक का एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। बस्ती में गन्ना किसानों का मूल्य का भुगतान न होने से गन्ना किसान परेशान है। बता दें कि बस्ती में 3 चीनी मिलें हैं और तीनों चीनी मिलों पर किसानों का गन्ना जाता है। अभी तक ये चीनी मिलों ने 43% ही गन्ना किसानों का भुगतान किया, जिसके कारण किसान परेशान हैं। वहीं किसानों के आरोप पर जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने सख्त निर्देश दिए हैं। जो हम लोगों की जो सरकारी चीनी मिल है मुंडेरवा में, उसका मेरे द्वारा निरीक्षण भी किया गया था और उनके पास जो है काफ़ी धनराशि जो है आ चुकी है और
जो उनके द्वारा जो भुगतान है वो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 31 मार्च तक वो प्रयास करेंगे कि सारा उनको जो है किसानों का भुगतान कर दें। मैडम, बभनान चीनी मिल और रुधौली चीनी मिल का, बभनान चीनी मिल का और रुधौली चीनी मिल का दोनों में जो है इन लोगों से वार्ता हो गई है। लगातार हम लोगों को कहा जा रहा है कि किसानों का जो गन्ना मूल्य है उसका भुगतान कर दें। गन्ना भुगतान हम लोगों का नहीं हो रहा है। गन्ने हम लोग तो समय पे लाद देते हैं, लेकिन मिलें हम लोगों को समय से भुगतान नहीं दे रही हैं। जबकि अब विद्यालय भी खुल रहे हैं, बच्चों का एडमिशन वगैरह भी कराना है, शादी ब्याह भी हो रहे हैं, शादी ब्याह भी घर में है और हम लोगों को सामान भी जुटाना है। इधर गेहूं की कटाई भी शुरू होने वाली है और गन्ना का भुगतान न होने की वजह से हम लोग अपना कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति में हम लोग काफ़ी परेशान हैं और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग का जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।